हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लासेस कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत निर्धारण। आज का टॉपिक क्या है अभी हमारा? पर्सनैलिटी टेस्ट। जो व्यक्तिगत का निर्धारण है उसका अर्थ क्या होता है अभी? उन कारणों या फिर क्रियाओं से होता है जिसमें व्यक्तिगत के विकास में उनकी दशा प्रभावित होती है। जो व्यक्तिगत है वो क्या होता है अभी? जो व्यक्तिगत की जो विकास है और उसकी दिशा में प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और विशेषताएं भी होती है। जो गुण होता है उसमें क्या होती है भी? प्रत्येक गुण होती है उसमें विशेषताएं भी होती हैं जो दूसरे व्यक्ति को नहीं होती। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति के दूसरे से अलग होता है। जो व्यक्तिगत है उसके निर्धारण से हमें क्या तात्पर्य है भी? जो इस उन कारणों और क्रियाओं से होता है जिसमें व्यक्तिगत का विकास और उसकी दिशा में प्रभावित होती है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ गुण या विशेषताएं होती है और उसमें व्यक्ति में नहीं, दूसरे व्यक्ति में नहीं होती भी। कोई भी व्यक्ति है उसमें हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण और विशेषताएं भी होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ कमी भी होती हैं, तो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण दूसरे व्यक्ति से भी अलग होता है भी। कोई भी एक इंसान है वो एक सेम नहीं हो सकता। हर किसी की हर किसी का व्यवहार भी अलग होता है। हर किसी की शिकल, हर जो भी कुछ है उनके गुण और जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है भी? अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति है वो एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति के उन गुणों के संगठन में व्यक्ति की व्यक्तित्व कहलाता है। जो व्यक्ति के गुणों का जो संगठन है उसे हम व्यक्ति के व्यक्तिगत कहते हैं। व्यक्तिगत को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, जो अंग्रेजी भाषा की पर्सोना से शब्द से विकसित हुआ है। जो पर्सनैलिटी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है अभी? लैटिन भाषा से लिया गया है। और कौन सा शब्द भी? पर्सोना शब्द से विकसित होता है। आलपोर्ट ने क्या बताया कि आलपोर्ट व्यक्तिगत व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक तंत्रों की गतिशीलता और गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण की उसके अपूर्ण समायोजन में निर्धारित करते हैं। आलपोर्ट ने क्या बताया है कि जो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन जो मनोशारीरिक तंत्रों का जो गतिशील और गद्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण की उससे अपूर्ण समायोजन करने में उसको क्या करता है भी? निर्धारित करता है। व्यक्ति के निर्धारण के माप से क्या अर्थ है भी? जो व्यक्तिगत के जो शील गुणों के बारे में हम पता लगाकर उसे सुनिश्चित करना होगा और कहाँ तक वो संगठित या फिर विसंगठित होता है। किसी भी व्यक्ति में अलग अलग शील गुण जब आपस में संगठित होते हैं तो उन व्यक्ति के व्यवहार को सामान्य होता है, परंतु यदि कोई भी शील गुण विसंगठित होता है तो व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य हो जाता है। व्यक्तिगत निर्धारण मापन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक उद्देश्य होता है। तो जो व्यक्तिगत निर्धारण है उसमें क्या बताया है कि जो व्यक्तिगत के निर्धारण में व्यक्तियों की जो शील गुण के बारे में बताया गया है और कहाँ तक वो संगठित होती है, कहाँ वो विसंगठित होती है। किसी भी व्यक्ति को अलग अलग शील गुणों जब तक उसके संगठित होते हैं तो उसमें व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है भी? सामान्य होता है, परंतु उसी शील गुणों को विसंगठित होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य हो जाता है। व्यक्तिगत के निर्धारण मापन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य की व्यक्तिगत मापन की शोध और व्यक्तिगत के नए तत्वों को प्रतिपादित किया है। व्यवहारिक उद्देश्य में व्यक्तिगत मापन निर्धारण के लिए पता चलता है कि जो भी व्यक्ति है उसकी किस किस शील गुण से शक्ति कितनी होती है, किस में उसकी कमी के जो व्यक्ति है उसको समायोजन करने में कठिनाई होती है। ये व्यक्ति विकास में क्या होती है भी? सहायक होती है। जो व्यक्तिगत मापन है और उसका जो रिसर्च है उसमें व्यक्तित्व के नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना होता है। और व्यवहारिक उद्देश्य को व्यक्तिगत मापन निर्धारण का हमने ये पता चलता है कि जो व्यक्तिगत है उसकी किस किस शील गुण से कितनी शक्ति होती है और किस शील गुण की कमी से व्यक्ति के समायोजन करने में कठिनाई होती है और ये व्यक्तिगत विकास में भी सहायक होती है। मनोवैज्ञानिक के व्यक्ति मापन के लिए बहुत सी निर्धारकों और परीक्षणों को प्रतिपादित होता है जिसमें बहुत सी
निर्धारकों को इसे निम्नलिखित प्रकार से बताया गया है। तो चलो गाइज उनके टाइप्स देख लेते हैं। परसेप्सी व्यक्तिगत निर्धारण। परपेक्सी व्यक्तिगत निर्धारण में व्यक्तिगत के जो माप परोक्ष रूप में जानी जाती है, किसके रूप में जानी जाती है भी परसेप्सी व्यक्तिगत निर्धारण, वो व्यक्तिगत की माप के परोक्ष के रूप में जानी जाती है। और इस निर्धारण में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट असंगठित उद्दीपक की परिस्थिति दी जाती है, जिसमें उद्दीपकों और परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की कुछ अनुक्रियाएं करती हैं। इन अनुक्रियाओं के सहारे व्यक्ति का अचेतन रूप में अपनी इच्छाएं, रुचियों और मानसिक संघर्षों का परसेप्सी करता है। इस तरह के परसेप्सी परीक्षण जैसे वे परीक्षण को कहते हैं जिसके एकांश में अस्पष्ट और असंगठित होते हैं, जिसके प्रति अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति अपने अपने अलग अलग शील गुणों को अभिव्यक्ति परोक्ष रूप में किया जाता है। तो परसेप्सी व्यक्तिगत निर्धारण में क्या बताया है कि जो व्यक्तिगत है उसका माप के रूप में जाना जाता है, और निर्धारण में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट और असंगठित उद्दीपक होते हैं, उनकी परिस्थितियों के बारे में बताया जाता है। किसकी जो व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट और असंगठित उद्दीपन होते हैं, उसकी परिस्थितियों के बारे में जानना, उनकी उद्दीपकों और परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की कुछ अनुक्रियाएं होती हैं, और अनुक्रियाओं के सारे व्यक्ति अपने अचेतन रूप में अपनी इच्छाएं, रुचियां और मानसिक संघर्षों का परसेप्सी करता है। इस तरह के जो परसेप्सी परीक्षण है उसे हम क्या कहते हैं भी परसेप्सी व्यक्तिगत निर्धारण भी कहते हैं। चेपलिन ने क्या बताया है कि परसेप्शन एक निर्धारण वह विधि होती है जिसमें अपने समाज के प्रति व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को उस समाज में उसके व्यवहार को विशिष्ट ढंगों से उसको प्रकाशित करना, अस्पष्ट असंरचित उद्दीपकों या फिर परिस्थितियों के व्यवहार में किया जाता है। चैपलिन ने क्या बताया है कि जो परसेप्शन और निर्धारण की वह विधि होती है जिसमें अपने समाज के प्रति व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण उस समाज में अपने व्यवहार के विशिष्ट ढंगों से विकसित करना, प्रकाशित करना और अस्पष्ट असंरचित उद्दीपकों या फिर परिस्थितियों का व्यवहार को किया जाता है। व्यक्तिगत को वस्तुनिष्ठ निर्धारण। व्यक्तित्व के जो वस्तुनिष्ठ निर्धारण है उसमें क्या बताया है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है और निर्धारण से क्या तात्पर्य वैसे परीक्षणों से होता है जिनका मानकीकरण और सामान्यीकरण किया जाता है, मानकीकरण और सामान्यीकृत किया जाता है, और ऐसे निर्धारकों को परीक्षणकर्ताओं के व्यवहार विचारकों का प्रभाव भी परीक्षण मूल्यों पर नहीं पड़ता। इस प्रकार के जो परीक्षण का निर्माण है वो वैज्ञानिक पद्धतियों में किया जाता है तथा कुछ मानकों का निर्धारण की जाती है, और इसमें प्राप्त वैधता के संबंध इन मानकों का पर्यवेक्षण भी करते हैं, जिसमें यह रूप निरूपित किया जाता है। जो व्यक्तिगत का वस्तुनिष्ठ निर्धारण है वो क्या होता है भी निरूपित भी किया जाता है, किसी भी निर्धारित स्तर पर प्राप्त करने के लिए किस श्रेणी में रखा जाता है, और उसके जो परीक्षण है उसके संज्ञानात्मक व्याख्या करने के लिए प्राप्त कर ली जाती है, तथा जो परीक्षण के बदल जाने की समान व्याख्या को प्रदान करती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं वस्तुनिष्ठ निर्धारण के गुण भी कहते हैं। जो व्यक्तिगत के वस्तुनिष्ठ निर्धारण है उसको हम क्या बोलते हैं भी वस्तुनिष्ठ निर्धारण का गुण भी कहा जाता है। व्यक्तित्व की जो वस्तुनिष्ठ निर्धारण है उसमें क्या बताया है कि जो इसमें ऐसे निर्धारकों को जो परीक्षणकर्ता के व्यवहार और विचारों का प्रभाव में उसके मूल्यों तक नहीं पड़ता, वह किस प्रकार के निर्माण वैज्ञानिक पद्धतियों में किया जाता है। कुछ मानक भी निर्धारित कर लिए जाते हैं जिसमें परीक्षणों के प्राप्त पद्धति के संबंध में इन कारणों का परिप्रेक्षण होता है, जिसमें उसका निरूपित भी किया जाता है, और किसी भी निर्धारण स्तर में उसको प्राप्त करने के लिए किस श्रेणी तक उसको रखा जाता है। और जो व्यक्तिगत की वस्तुनिष्ठ निर्धारण है उसको हम क्या बोलते हैं भी वस्तुनिष्ठता निर्धारण का गुण भी कहा जाता है। व्यक्तिगत का वस्तुनिष्ठ निर्धारण गाइज ये तो हो गया। कथानक संप्रेक्षण निर्धारण। कथात्मक संप्रेक्षण निर्धारण में क्या बताया है कि जो इस निर्धारक के निर्माण मूर्य और मोर्गन ने किया है। जो कथात्मक संप्रेक्षण निर्धारण है उसका निर्माण किसने किया है भी मूर्य और मोर्गन ने किया है। किसने भी मूर्य और मोर्गन ने किया है। किसका निर्माण भी कथानक संप्रेक्षण निर्माण। इस निर्धारण में परीक्षण के माध्यम से सामान्य और
क्यूरोटिक व्यक्तियों की व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भी? जो निर्धारक है, इसमें परीक्षण के जो माध्यम से सामान्य और क्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अध्ययन किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति के व्यवहार को अंतर्निहित आवश्यकता, अंतर्द्वंद्व और विभिन्नशील गुणों को स्पष्ट रूप से इस विधि का प्रयोग भी किया जाता है। विधि के द्वारा ट्रेजर्स की प्राप्त होती है और स्वयं व्यक्ति को भी पता नहीं होते। व्यक्तिगत सूचियाँ निर्धारण। व्यक्तित्व सूचियाँ निर्धारक में क्या बताया भी? इसमें एक प्रकार की प्रश्नावली पाई जाती है जिसमें अनेक प्रश्नों को क्रम के अनुसार सूचीबद्ध के रूप में प्रयोजन के सामने उसको प्रस्तुत की जाती है और यह प्रश्न व्यक्ति के व्यवहार को समस्या संबंधी विषय में बनाए जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर प्राय हाँ या ना में, कभी कभार तो ऊपर चिन्ह लगाकर भी लिख देते हैं, जैसे कि सही और गलत का निशान लगाना, हाँ या ना का आंसर देना। सूचियाँ संपूर्ण व्यक्ति के किसी भी पक्ष जैसे चिंता, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, समायोजन, प्रभाविक और अधीनता, समस्याओं एवं अभिरुचि आदि के आत्ममूल्य के लिए बने होते हैं। मनोवैज्ञानिक के द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण की सूचियों को निर्धारण किया है। तो व्यक्तिगत सूचिया निर्धारण है, उसमें क्या बताया है कि भी इसमें एक प्रकार की जो प्रश्नावली पाई जाती हैं जिसमें अनेक प्रश्नों को क्रमिक सूचीबद्ध के प्रयोजनों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रश्न के लिए कुछ प्रश्न व्यक्ति को प्रश्न दिए जाते हैं जिसके संबंधित हाँ या ना में आंसर देते हैं। कभी कभार तो वो चिन्ह लगाकर भी देते हैं, जैसे कि सही और गलत का चिन्ह लगाना और इस चिन्ह लगाकर उसको लिख कर देने होते हैं। लेकिन सूचियों का जो अंतर व्यक्तिगत की किसी भी पक्ष से जैसे चिंता होना, मूर्खता होना, वही मूर्खता, समाज प्रभाविकता, अधीनता, समस्याओं की अभिरुचि आदि को इनको ने क्या किया है भी आत्ममूल्य के लिए किया गया है। माइनेसोटा मल्टीफेजिट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी का निर्माण आर्थावे व मैकविल ने 1940 में व्यक्तिगत के रोचांतक शील गुणों को मापने के लिए किया गया था। जो माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है उसका जो निर्माण है वो किसने किया था भी? आर्थावे मैकविल ने 1940 में किया था। कब भी? 1940 में किया था। व्यक्तिगत के रोगात्मक शील गुणों का के लिए किया गया है। और कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल आविष्कार किसने किया है भी? इसका निर्माण पश्चात गफ 1987 में किया था। किसने किया था भी? मौलिक निर्माण का पश्चात गफ 1987 में इसका संशोधित किया। इसका विकास प्रभुत्व, उत्तरदायित्व, आत्म स्वीकृति, आत्म नियंत्रण जैसे सामान्य शील गुणों को मापने के लिए किया जाता है। गाइस, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गाइस ध्यान से देखिए। माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है वो इसका निर्माण किसने किया था भी? आर्थावे मैकविल 1940 में किया था। किस पर भी? जो व्यक्ति के रोगात्मक शील गुणों को मापने के लिए किया था। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल आविष्कार किसने किया था भी? मौलिक निर्माण के पश्चात गफ 1987 में इसका निर्माण किया। और इसमें जो विकास की प्रभुत्व, उत्तरदायित्व, आत्म स्वीकृति, आत्म नियंत्रण जैसे सामान्य शील गुणों को मापने के लिए किया गया। कैटल 16 व्यक्तिकारक प्रश्नावली। कैटल 16 व्यक्तिकारक प्रश्नावली में इसका निर्माण किसने किया है भी? कैटल ने किया है। और कैटल ने कितनी शील गुणों को मापा गया है भी? 16 शील गुणों को बताया है। गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, इसके शील गुणों के बारे में भी पूछ लेते हैं। जो ये कैटल है वो हम कैटल की थ्योरी में 16 शील गुणों के बारे में जानेंगे। तो गाइस, ये था हमारा टॉपिक व्यक्तिगत निर्धारण। व्यक्तिगत निर्धारण में क्या बताया है भी? जो व्यक्तिगत निर्धारण है उसके जो व्यक्ति के अंदर जो मनोशारीरिक तंत्रों की गतिशीलता और उसका गद्यात्मक संगठन होता है और व्यक्ति वातावरण के अमूर्त समायोजन करने में निर्धारित होता है। फिर इसके कुछ टाइप थे। परसेप्सिव व्यक्तिगत निर्धारण, व्यक्ति की वस्तुनिष्ठ
निर्धारण, कथानक संप्रत्यक्ष निर्धारण, व्यक्तिगत सूचियाँ निर्धारण। फिर इनकी कुछ महत्वपूर्ण सूचियाँ निर्धारित की थी। वेल समायोजन, आविष्कारिता, मायने मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल आविष्कार और कैटल 16 व्यक्तिकारक प्रश्नावली। जो वेल समायोजन आविष्कार है उसका निर्माण वेल ने किया था 1934 में, और उन्होंने समायोजन संबंधित कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए कठिन समायोजन किसी भी व्यक्ति है उसको समायोजन होने के जो संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको ज्ञात करने के लिए बताया गया है। फिर है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी का निर्माण आथावे व मैकवीन ने 1940 में किया था, और इसमें व्यक्तिगत के जो रोगात्मक शील गुणों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल आविष्कारिता ने जो मौलिक निर्माण के पश्चात गत 1987 में संशोधित की है। इसका निर्माण प्रभुत्व, उत्तरदायित्व, आत्म स्वीकृति, आत्म नियंत्रण जैसे सामान्य शील गुणों को मापने के लिए किया गया है। फिर है कैटल 16 व्यक्तिकारक पर्सनैलिटी। जो कैटल के जो 16 शील गुण बताए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, हम कैटल की थ्योरी में करेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक है यूर कर लेते हैं इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या होती है भी। इसमें एक परीक्षण उपकरण होता है जिसे किसी भी व्यक्ति की रुचि, उसमें किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए किसी भी व्यक्ति की रुचि के स्तर को मापना, उसका मूल्यांकन करके उसके उद्देश्य बनाए रखना। तो जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री है उसमें क्या बताया कि भी कोई भी व्यक्ति होता है उसमें उसकी रुचि होना, और किसी भी प्रकार की जो वो गतिविधियाँ करता है तो किसी व्यक्ति के रुचि के स्तर में मापने और उसको मूल्यांकन करने में उसका उद्देश्य से बनाया गया है। इसे रुचि परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। परीक्षणों के तरीकों के व्यवहार, क्षमता परीक्षण, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजन, व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में सब रिपोर्टिंग आविष्कारों के प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल किया है। सामान्यतः रुचि के प्रतिनिधित्व के रूप में गतिविधियां व्यावसायिक क्षेत्रों में संबंधित होना, उसके उपकरणों के परिणाम अक्सर व्यावसायिक मार्गदर्शन का उपयोग भी किया गया है। तो जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री है इसमें क्या बताया भी किसी भी जो व्यक्ति होती है उसकी रुचि और किसी विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं किसी भी व्यक्ति के रूप में स्तर पर मापने के लिए मूल्यांकन करना और उसके उद्देश्य तक पहुंचाना। परीक्षण के तरीकों के व्यवहार परीक्षण, क्षमता परीक्षण, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजन, व्यावसायिक गतिविधियों की रुचि के लिए सब रिपोर्टिंग आविष्कारों को प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया है, और इसमें रुचि को प्रतिनिधित्व करने के लिए गतिविधियाँ व्यावसायिक क्षेत्रों में संबंधित होती है। पहली व्यापक रूप में प्रयोग की जाने वाली रुचि की सूची 1927 ईस्वी के स्ट्रोंग के द्वारा की गई थी। 1927 में किसने की थी भी के स्ट्रोंग ने की थी। किसने भी 1927 में के स्ट्रोंग ने की है। रुचि की सूची का जो प्रयोग है वो सबसे पहले 1927 में किया था। ये स्ट्रोंग वोकेशन इंटरेस्ट ब्लैक थी जिसमें मूल परीक्षण केवल पुरुषों के डिजाइन के लिए किया जाता है। किसके रूप में किया जाता था भी जो मूल परीक्षण है वो केवल पुरुषों पर ही डिजाइन किए जाते थे। महिलाओं के लिए एक संस्करण 1933 में विकसित करना। 1974 में स्ट्रोंग टेस्ट के स्ट्रोंग कैंपवेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री में लिया जाता था, और 1981 में इसको संशोधित किया। टेस्ट में 325 गतिविधियां विषयों में शामिल किया जाता है। इसमें टेस्ट टैकर्स के किया जाता है और क्या पसंद है क्या नापसंद है। 325 विषयों में कुछ प्रति उदासीन होता है जो विभिन्न प्रकार के जैसे स्कूली विषयों है, व्यवसाय गतिविधियां लोगों के प्रकारों को प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसे गतिविधियों को जोड़ने के लिए उसे पसंदीदा
चयन करने के लिए भी कहा जाता है और संकेत दिया जाता है कि इसके 14 संचयन विशेषताएं में कौन कौन सी उसके लागू करती है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल टेस्ट में 162 अलग अलग व्यावसायिक पैमानों के साथ साथ में 23 पैमानों के अनुसार भी किया गया है। तो इसमें क्या बताया भी इंटरेस्ट इन्वेंट्री में कि जो इसका सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था रुचि का सूची में, तो उन्होंने 1927 में किया था और किसने भी के स्ट्रोंग ने किया है। और जो स्ट्रोंग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैक थी, जिसमें उसके मूल जो परीक्षण थे वो केवल पुरुषों के डिजाइन पर ही किए जाते थे और महिलाओं के लिए एक संस्करण 1933 में इन्होंने विकसित किया था। और 1974 में स्ट्रोंग टेस्ट के स्ट्रोंग कैम्पवेल इंटरेस्ट इन्वेंटरी के लिए मिला था। 1981 में इन्होंने क्या किया था भी संशोधित हुआ था। और इसकी कितनी गतिविधियाँ 325 गतिविधियों में इसको शामिल किया गया था। और इसके टेस्ट में टेकर्स के रूप में किया जाता है भी इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। 325 में विषयों के प्रति उदासीन होना, जिसके स्कूल विषयों व्यवसाय गतिविधियां लोगों के लिए उसी प्रतिनिधित्व की थी। रुचि के संबंधित आविष्कारों में गुइलफोर्ड जिमर्सनेल इंटरेस्ट इन्वेंटरी, GSZ इन्वेस्ट सर्वे, कैलिफोर्निया ऑक्यूपेशनल फेयर सर्वे, जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे, ओयो वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे आदि भी शामिल होती हैं। तो इनमें कौन कौन सी सर्वे शामिल होती है भी गुइलफोर्ड जिलमैन, GSZ को कैलिफोर्निया और जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट, ओयो वोकेशनल आदि इसमें शामिल होती है। और यह विशेष विकलांगों के लिए कुशल ट्रेंडों की रुचि रखने के लिए केवल उस पर डिजाइन किए गए आविष्कार भी किए गए हैं। जो इन्होंने सर्वे किस पर किया गया है भी इंटरेस्ट इन्वेंटरी में विकलांगों के लिए कुशल ट्रेंडों को रुचि रखने के लिए इस पर डिजाइन किए गए थे और उसका आविष्कार भी किया था। तो गाइस ये है हमारा व्यक्तिगत निर्धारण और इंटरेस्ट इन्वेंटरी। ठीक है बी गाइज, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।